आज का टॉपिक है भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। हमारे देश का जो प्रशासन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें भ्रष्टाचार भी पाया जाता है और ब्रिटिश विरासत भी पाई जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय के अंदर जो कानून थे वो आज भी जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। और इसमें ई गवर्नेंस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम ऑल इंडिया सर्विसेज की भी हम बात कर सकते हैं, और इसमें फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं, सेंट्रल स्टेट लिस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब कि प्रशासन के ऊपर जो इतिहास का और भूगोल का और समाज का और आर्थिक और राजनीतिक कारण, ये बहुत सारे कारण जो है इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें हम अभी देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। अब जो इसकी पहली जो विशेषता है वो क्या है, ब्रिटिश विरासत, लेगसी ऑफ ब्रिटेन। मतलब कि मैंने बताया कि 1947 से पहले जो हमारा जो प्रशासन था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने बताया, उसमें जो रेवेन्यू प्रशासन है या जुडिशियल सिस्टम है, डिप्टी कलेक्टर की हम बात करते हैं, या ऑल इंडिया सर्विसेज की हम बात करते हैं, जैसे आईएएस की हम बात करते हैं तो आईएएस को उससे पहले क्या बोलते थे, आज़ादी से पहले आईसीएस वगैरह बोलते थे, आईपीएस भी थी उसमें, ठीक है ना। उसमें कम से कम 8-9 जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी, आज तो 3 ही है हमारी, जैसे आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो जो ब्रिटिश काल के अंदर जो प्रशासन था वो आज भी पाया जाता है। जैसे थाने के अंदर हम जाएंगे, थाने के अंदर बहुत सारे जो आईओ होता है जो रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे फारसी के शब्द, उर्दू के शब्द जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। इवन कि अगर आप उसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, जैसे इंतकाल, फ़र्द, ये जो शब्द हैं सारे के सारे, हालांकि ये मुग़ल काल से आए हैं, लेकिन जो ब्रिटेन थी, तो ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी, इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी, इंग्लिश जो प्रशासन था, उसमें भी इन शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और आगे हम देखते हैं इसमें प्रशासन का कानूनी स्वरूप। मतलब कि जो देश का प्रशासन चलता है वो कानून से चलता है। कानून का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। भाई यूँ थोड़ी है कोई बाबा है, कोई महात्मा है या कोई और है, वो कानून से परे कोई भी नहीं है। जो भी प्रशासन चलेगा वो सारा का सारा कानून के दायरे में होगा। संविधान सबसे बड़ा देश का जो है कानून है। सारे के सारे जो सिविल सर्वेंट्स है, कैबिनेट है, मिनिस्टर्स है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, वो संविधान के तहत ही काम करेंगे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है संघीय ढांचे का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ, मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे हमारे देश का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। तो भारत गणराज्य मतलब कि राज्यों का समूह। हमारे देश के कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता ही है कि एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं उन पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, और जो स्टेट लिस्ट है उस पे जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। जो कंकरेंट लिस्ट होती है ये दोनों मिलकर के उस पर कानून बनाते हैं। सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, विदेशी मामले हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है, ये सेंटर में आते हैं। स्टेट में मान लिया कि पुलिस का आता है, एग्रीकल्चर वगैरह आता है, ठीक है ना। और जो कंकरेंट में होते हैं दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। और जो बच गए जो सब्जेक्ट, अगर कोई ऐसा बाई चांस कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो वो सारा का वो सब्जेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट्स है वो केंद्र सरकार के पास सेंट्रल लिस्ट के अंदर चले जाते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। भाई हमारा संविधान क्या कहता है? डेमोक्रेसी, इक्वलिटी की बात करता है, सोशल इक्वलिटी की बात करता है, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करता है। भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी भी अधिकारी के पास अपनी कंप्लेंट लेकर के जाते हैं, वो उसको सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लोकतांत्रिक मूल्य की बात है कि भाई कोई गरीब आदमी है या कोई अमीर आदमी है, आप भेदभाव कर ही नहीं सकते किसी के साथ, ठीक है ना। कानून क्या कहता है कि सारे के सारे बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो प्रजातंत्र, मतलब कि ये जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है, जिसको हम इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोगों की सरकार है, ठीक है ना। लोग अपनी सरकार खुद बनाते हैं। जैसे प्रियम्बल की हम बात करते हैं तो प्रियम्बल की शुरुआत कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो मतलब कि हम इलेक्शन के माध्यम से जो है हम एमपी चुनते हैं, और एमपी फिर आगे जा कर के डायरेक्टली एमपी और एमएलए जो है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं निर्वाचक मंडल के माध्यम से, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति भी तो चुना हुआ है ना, चाहे वो इनडायरेक्टली चुना हुआ हो। हमारे देश की जो सरकार है वो भी चुनी होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, राज हम ही करते हैं, ठीक है ना। वो जो भी एमपी और एमएलए को चुनते हैं वो विधानसभा में और पार्लियामेंट में जा कर के हमारे हितों की बात करते हैं, हमारे लिए अच्छे कानूनों का निर्माण करते हैं,
ठीक है। और वो लेकिन वो क्या होगा कि वो संविधान के दायरे में होगा सारा का सारा, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोगों के वेलफेयर की बात करनी है, ठीक है ना। किसी अमीर आदमी के वेलफेयर की बात नहीं करनी, कोई भेदभाव नहीं करना, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है। आगे है कल्याणकारी प्रशासन। भाई हमारे देश का जो प्रशासन है वो कल्याणकारी है, ठीक है ना। लोगों का कल्याण करना, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, महिलाएं हैं, हैंडीकैप्ड हैं, बच्चे हैं, इन सब की भलाई के लिए काम करना है, ये वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि हज़ारों सालों से जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं वो पिछड़े रहे हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, तो इनको जो नौकरियों में आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आ जाएं और कास्टिज़म जो है वो ख़त्म हो जाए। तो वेलफेयर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राइमरी हमारे देश का। उसके बाद है डेवलपमेंट का। जो डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए हमारे देश के जो प्लानिंग बनाता है वो नीति आयोग बनाता है। नीति आयोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़, जो हमारे संविधान के आर्टिकल जो है 36 से लेकर के 51 में दिए गए हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का काम क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में भी बिलीव करता है और उसमें दिया गया है कि देश के नागरिकों का मैक्सिमम विकास कैसे करना है। और उन्हीं को डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही नीति आयोग जो है प्लानिंग बनाता है। वो पूरे देश की जो है वो प्लानिंग जो है उसमें लागू होती हैं। और राज्य सरकार भी उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखता है। तो जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, डेवलपमेंट होता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया, बिजली की, पानी की, सड़कों की अब बात करते हैं, ट्रेन की, ट्रांसपोर्टेशन की अब बात करते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट के अंदर सारी चीज़ आती है, वेलफेयर भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी आ जाता है, तो सारा का सारा उसमें आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए फिर इसमें जवाबदेह प्रशासन, अकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि भाई अगर जो सरकारी अधिकारी मंत्री उनको पावर्स मिल गई हैं, पैसा मिल गया तो वो मिसयूज़ करेंगे उसका पावर्स करना। भाई अगर आपने गलत काम कर दिया तो जवाब देना पड़ेगा, बता गलती कैसे करी। आप क्या है कि जैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32 है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो आप जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ से जो है जो कोई सरकारी अधिकारी पावर का मिसयूज़ करता है, काम नहीं करता है या अपनी सीमा रेखा से बाहर जा कर के काम करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देगा, भाई ढंग से काम कर ले, ठीक है। तो जवाब देता तो देनी पड़ेगी, कोई गलत काम करेगा तो जवाब देना ही पड़ेगा उसको। ये संविधान में मेंशन है सारी की सारी चीज़ें। नौकरशाही का वर्चस्व, मतलब ब्यूरोक्रेसी एक अपने आप में ही जो है नेगेटिव वर्ड है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सरकारी अधिकारी काम चोर होते हैं, काम नहीं करते हैं, रिश्वत लेते हैं, आज आना कल आना, ये सर्टिफिकेट रहेगा, भाई ये कागज़ लिया तब तेरी फाइल चलेगी आगे, तो ठीक है ना। तो नौकरशाही का डोमिनेंस है हमारे जो है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो नौकरशाही की टेंडेंसी क्या होती है, काम नहीं करना, तनख्वाह लेनी। तो ये भी जो है इसमें हमारे जो भारत का प्रशासन है उसमें इस तरीके की इसकी झलक भी मिलती है और आम आदमी इससे बहुत जो है मतलब कि परेशान होता है। अगला इसका पॉइंट्स है उलझा हुआ प्रशासन। उलझा हुआ प्रशासन का मतलब है कि बहुत सारे बोर्ड्स हैं, आयोग है, संगठन है, न्यायाधिकरण है, संस्थान है, परिषद है, प्राधिकरण है। क्या है कि एक ही काम कई तरीके की एजेंसीज कर रही हैं, ठीक है ना। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काम होता है, कोई कमीशन भी बना रखा है, जैसे वुमेन राइट कमीशन बना रखा है, वुमेन डिपार्टमेंट भी बना रखा है, मिनिस्ट्रीज भी बना रखी हैं, चाइल्ड के लिए एक अलग से कमीशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से कमीशन है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करता है। मतलब बहुत सारा मतलब कि हमारे देश का जो प्रशासन है ना कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारी चीज़ें जो एजेंसीज़ हैं, जो बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, हमें भी उसके बारे में पता नहीं होता, आम आदमी को तो पता ही नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है कि एक तो उलझा हुआ प्रशासन है ये। और फिर क्या है इसमें आगे हम देखें तो ई गवर्नेंस, ये अगले पॉइंट्स बता रहा हूँ 10वां, ई गवर्नेंस, ठीक है ना। ई शासन जिसको हम बोलते हैं, ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो गवर्नेंस है, शासन है। मतलब कि सरकार जब अपना काम करती है वो सारा का सारा जो आजकल का है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ठीक है, इंटरनेट का है, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, ऐप्स का वगैरह का यूज़ करते हैं, सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं, बिल्स है, हम वो सारे ऐप्स के माध्यम से पे कर देते हैं। अब तो कहीं लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी किसकी खास बात है। तो अगला जो इसका पॉइंट है वो बनता है इसका करप्शन। हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो करप्शन को लेकर के लिए बहुत सारे सर्वे करती हैं। एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो करप्शन है जो हमारे देश में पाया जाता है, आपको पता है, ये सड़कें बनती हैं, हर साल सड़कें टूट जाती हैं, तो ये करप्शन ही है और क्या है इसमें।
बहुत सारे डिपार्टमेंट, सबसे जो करप्ट डिपार्टमेंट है PWD, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके बाद है फिर पुलिस डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो 3 ये जो डिपार्टमेंट है ये सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। तो हमारे देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई प्रशासन के बारे में, इसकी खास बात जो भारतीय प्रशासन की खास बात है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और है अगर आप करना चाहो तो, जैसे RTI है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक्ट है 2005, 12 अक्टूबर ये 2005 को लागू हुआ था। तो इसमें क्या है कि ये भी प्रशासन की खास बात है। आप कोई भी आदमी जो है सरकार से जवाब मांग सकता है, सूचना मांग सकता है किसी भी तरीके की, कि भाई क्योंकि आम आदमी जो टैक्स देता है सरकार उसी से तो खर्चा करती है, वेलफेयर के सारे काम करते हैं, उसमें गबन कर देती है, स्कैम्स कर देती है, तो पैसे का कहाँ यूज़ हो रहा है कहाँ नहीं यूज़ हो रहा है, तो RTI के माध्यम से वो सूचना इसमें वो मांग सकती है। तो ये जो प्रशासन की जो है कुछ खास बातें थी जो मैंने बताई हैं। थैंक यू।